बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए जो मैंने ऐसे का टॉपिक चुना है वो 2020 में आया और वो है इनफॉर्मल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान अ वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनफॉर्मल इकॉनमी क्या होती है। कभी आपने अपनी गली में ठेले वाले को आते हुए देखा होगा, कभी आपने किसी वेंडर को गोल चौक पे जुराबें वगैरह बेचते हुए देखा होगा। इवन छोटा सा जो शॉपकीपर है ग्रॉसरी का, वो भी इनफॉर्मल इकॉनमी में आता है। इवन किसी ने रेडी लगाई है अल्फला चौक के ऊपर और वो भल्ले बेच रहा है। और कुछ कारोबार ये इनफॉर्मल इतने ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे होते हैं कि वो लाखों रुपया जनरेट भी कर रहे होते हैं, मगर वो टैक्स पे नहीं कर रहे होते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। इनफॉर्मल इकॉनमी ऐसा कोई भी काम, चाहे वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर उस सेल्फ़ एम्प्लॉयड के पास बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हों, जो काम रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है उसका कि वो कितने पैसे कमा रहा है, कितनी इनकम जनरेट कर रहा है इस मुल्क में और उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इनफॉर्मल इकॉनमी का हुज्जम फॉर्मल इकॉनमी से बड़ा होता है। अब फॉर्मल इकॉनमी की तरफ आ जाएं, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी यूनिट जो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के पास, जहां पर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके फ़िक्स्ड वेजेस हों और एक तरीक़ेकार है उनकी वेजेस के बढ़ने का, उनकी पेंशन भी हो और उसके बाद उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट में सब कुछ आ जाता है। फ़र्ज़ करें अगर वो बीमार है तो उसको पे मिलेगी, उसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा या मेडिकल की फैसिलिटी उसको मिलेगी, और ट्रैवलिंग या फिर कन्वेंस अलाउंस उसको मिलेगा, और अगर वो रिटायर्ड हो जाता है तो उसको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी और उसके साथ उसकी पेंशन भी लग जाएगी। लेकिन ऐसा इनफॉर्मल इकॉनमी में नहीं होता। जो रजिस्टर्ड इकॉनमीज़ हैं, फॉर्मल इकॉनमीज़, वो टैक्स कंप्लाइंट भी होती हैं और उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट कंप्लाइंट भी होती हैं, यानी सिक्योरिटी नेट उनको देती हैं। और वो चूँकि रजिस्टर्ड होती हैं वो जीडीपी में भी इंक्लूड होती हैं और उनकी जो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो भी शामिल होते हैं। गवर्नमेंट के पास उनको पता होता है कितने एम्प्लॉइज़ हैं और उसी के मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बनाती हैं। लेकिन हमारे एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट थी उसके मुताबिक, ऑलमोस्ट कुछ साल पहले आई, उसके मुताबिक दुनिया की के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इनफॉर्मल इकॉनमी का हुज्जम ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल इकॉनमी है। और उस 60% इकॉनमी में मिलियंस ऑफ पीपल दे डू जॉब, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ पीपल दे आर डूइंग जॉब इन इनफॉर्मल इकॉनमी, चाहे वो घर के अंदर काम कर रहे हैं और उसमें ख़वातीन काफ़ी हद तक सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूडेड होती हैं, जिसको आप जो कॉटेज इंडस्ट्री या डोमेस्टिकली कोई चीज़ जो छोटा मोटा यूनिट लगाया हुआ है, ये लेबर इंटेंसिव भी होती है क्योंकि ज़्यादातर लेबर के साथ काम किया जाता है, टेक्नोलॉजी और मशीनों के साथ नहीं किया जाता, तो मैकेनाइजेशन नहीं होती। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है ज़्यादा इसमें तो स्किल भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो इनकम्पैटिटिव होती हैं ग्लोबल मार्केट में। तो उसके बाद चूँकि रजिस्टर्ड नहीं होती तो जीडीपी में इसको मेजर नहीं किया जा सकता। जो जीडीपी हमारा निकलता है, फ़र्ज़ करें 4%, 3%, तो उसमें इनफॉर्मल इकॉनमी नहीं आती। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज़ ये इसके हिडन होते हैं, गवर्नमेंट को नहीं पता कितने एम्प्लॉइज़, एक दुकान पे 10 एम्प्लॉइज़ भी काम करते हैं तो गवर्नमेंट को नहीं पता उस दुकान के ऊपर इतने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। उनके औकात क्या हैं वो अनफिक्स्ड होते हैं, सुबह का आना शाम को जाना कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िक्स्ड जिनके औकात होती हैं वो रजिस्टर्ड फर्म्स में या यूनिट्स में होती हैं या फिर उनको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। अब बहुत बड़ा अब क्या दो आपने इसमें चीज़ें लिखनी थी। आपको पता तो चल गया कि इनफॉर्मल फॉर्मल इकॉनमी में क्या फ़र्क है। एक चीज़ तो है कि इनफॉर्मल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकॉनमी के बारे में आपने बताना है। उसमें आप ये भी बता सकते हो कि इस इकॉनमी के क्या क्या नुकसानात हैं और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर दूसरा जो इसका है वो है अ वे फॉरवर्ड। अब आगे क्या है, कैसे इस इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मल किया जाए,
क्योंकि फॉर्मल करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, फॉर्मल करेंगे तो रेवेन्यू कलेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर ये रजिस्टर्ड ना हुए, नॉन फाइलर्स ही रहे, तो हमारे पास रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा। और हमें पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो 5% से भी कम रेशो है जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि ज़्यादातर इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ इनफॉर्मल। तो हमने देखना है कि इसके कौन कौन से हार्म्स हैं। तो पहले तो मैंने इस बोर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पहला हिस्सा एड्रेस किया है कि इनफॉर्मल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान बस क्या हार्म्स हैं इसके और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं कि इनफॉर्मल इकॉनमी फॉर्मल नहीं हो रही। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा भी मैं यहाँ पे लिखूँगा जिसमें हम बताएंगे अ वे फॉरवर्ड, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम फॉर्मल कर सकते हैं। इसको देखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट आपने दी, उसके बाद इनफॉर्मल इकॉनमी, उसके हार्म्स क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। ये नॉन रजिस्टर्ड होती हैं, नॉन टैक्स एंड लेबर कंप्लाइंट होती हैं। टैक्स कंप्लाइंट भी नहीं होती और लेबर कंप्लाइंट भी नहीं होती, लेबर के हकूक़ भी नहीं मिलते हैं यहाँ पर और टैक्स भी नहीं पे करते। रेवेन्यू शॉर्टफॉल इससे हो जाता है। फिर फिस्कल डिफिसिट आ जाता है, बजट का खसारा, क्योंकि रेवेन्यू आपका कम इकट्ठा होगा। इकॉनमी ज़्यादा है लेकिन रेवेन्यू आपका इकट्ठा नहीं हो रहा। रेवेन्यू जब तक इकट्ठा नहीं होगा उस वक़्त तक मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में कैसे आ सकता है। फिर उसके बाद इनको भी नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है, नेशन को भी नुकसान है और इनफॉर्मल इकॉनमी को भी नुकसान है, क्योंकि ऑफिशियल जो पॉलिसी बनती है उसमें इनफॉर्मल इकॉनमी नहीं आती, सिर्फ फॉर्मल यूनिट्स ही आती हैं। क्या गवर्नमेंट ने उन एम्प्लॉइज़ को कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने हैं, उसमें इनफॉर्मल इकॉनमी के बंदे नहीं आते। और गवर्नमेंट टैक्सेस में कौन से छूट दे रही हैं वो फॉर्मल इकॉनमी को मिलते हैं। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी किस किस एरियाज़ में फैसिलिटेट कर रहा है। अगर कोई यूनिट लॉस में जा रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को ये हदायत की है कि उसको सिक्योर किया जाए। और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी इनफॉर्मल इकॉनमी के बहुत सारे यूनिट्स जो इनफॉर्मल यूनिट्स हैं वो नहीं वो फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो ऑफिशियल पॉलिसी बनती है, दिस इनफॉर्मल सेक्टर्स दे रिमेन आउट ऑफ दिस पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि इनकी एम्प्लॉयमेंट हिडन होती है और जीडीपी भी इनका यानी ग्रोथ भी इनकी हिडन होती है। तो ये नेशनल पॉलिसी मेकिंग में भी एक हर्डल है और उसके साथ साथ इनकी इकॉनमी जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये इनकम्पैटिटिव होते हैं इन ग्लोबल मार्केट, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, इसमें सप्लाई एंड चेन जो है सारी इंटर रिलेटेड इंटीग्रेटेड है। इसमें बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनीज बैठी हुई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में बहुत म्यार रखती हैं। तो ये वाली जो सेक्टर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल यूनिट्स हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेबर इंटेंसिव ये ज़्यादा होती है और इसमें स्किल और टेक्नोलॉजी कम होती है। आप देखें कि अगर ये फॉर्मल कर लें तो इनकी एक्सेस टेक्नोलॉजी से भी हो सकती है और यहाँ पे स्किल भी आ सकती है। जो लेबर ज़्यादा इस्तेमाल वो शायद ना फिर करें। इससे एम्प्लॉयमेंट तो कर्टेल होती है लेकिन इसके साथ साथ इनमें कंपेटिटिव भी आती है, जो कंपेटिटिव एबिलिटी है वो भी बढ़ती है इससे। अनस्टेबल जॉब ऑफर, क्योंकि आपको पता नहीं है, एक दफ़ा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक एम्प्लॉई को रखता है और जब मर्ज़ी उसको जो है निकाल दे, लेकिन फॉर्मल सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि किसी भी वजह के बगैर उसको निकाल दे या उसको सोशल सिक्योरिटी ना दे। उनका इनकम टू स्मॉल इनकम होता है, आउट ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव, बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती हैं उससे बाहर होती हैं। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया कि ये नुकसानात हैं इस इनफॉर्मल इकॉनमी के पाकिस्तान में। फिर उसके बाद आगे आ जाती हैं कंस्ट्रेंट्स। कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, व्हाट आर दी हर्डल्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स फ्रॉम बिकमिंग फॉर्मल, क्योंकि वो भी उनको पता है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में। अगर एजुकेशन आ जाए तो एजुकेटेड जो यूनिट्स हैं, यहाँ पे एजुकेटेड ऑनर्स हैं, तो वो अपनी एंटरप्राइज़ को फॉर्मल बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको जो है बैंक्स के लोन्स मिल सकते हैं, आपको फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी देती है,
फ्रॉम बैंकरप्सी, वो उसको आप अवेल कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी इंसेंटिव्स हैं। ख़ास तौर पर जो ट्रांजैक्शंस आपकी बैंक्स में होती हैं उसमें आपको टैक्स की छूट मिल सकती है। तो कंस्ट्रेंट्स इसमें क्या हैं? इनफॉर्मेलिटी जो है अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन, बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं इनफॉर्मेलिटी की, और इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल फैक्टर्स दोनों हैं। टेंजिबल जो दिखाई देते हैं, इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देते हैं। आप ऊपर देखें टेंजिबल सेक्टर्स में मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट वीक लेबर इंस्टीट्यूशंस हैं। वंस अगेन इंस्टीट्यूशंस की बात आ गई, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वीक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेबर से रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड स्टाफ स्ट्रेंथ, ना उनकी कैपेसिटी है ना उनके पास इतना स्टाफ है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी इनफॉर्मल यूनिट्स। जितने भी इनफॉर्मल यूनिट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखें, उसके लिए उनके पास नहीं है। यूनिट्स डोंट रजिस्टर देमसेल्व्स, अपने आप को ये इनफॉर्मल जो यूनिट्स हैं या इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करती। जैसे कोई दुकानदार है छोटा सा, या कोई रेडी वाला है, या कोई जो है साइकिल के ऊपर सामान बेच रहा है, या कोई चाट बेचने वाला है, या घरों के अंदर किसी ने कॉटेज इंडस्ट्री लगाई हुई है, उसमें कालीन बुन रहे हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा मोटा कोई यूनिट, कुछ जूतियाँ बना रहे हैं, तो उसमें घर की ख़वातीन भी शामिल हैं। तो उनको क्या इतनी अवेयरनेस होगी? तो वो क्यों रजिस्टर अपने आप को नहीं करते? लैक ऑफ एजुकेशन है। एक तो उनको पता नहीं कि इसके कितने फ़ायदे हैं, दूसरे नंबर पर कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है फॉर्मलाइज करने के लिए। एफबीआर के पास आप एक इवन फाइलर भी हो, जैसे मैं फाइलर हूं, तो मैं एफबीआर के पास जाऊंगा अपने रिटर्न्स करवाने के लिए, हर साल हमने करवाना होता है, तो वो इतना मुश्किल प्रोसीजर है कि आज तक मुझे समझ नहीं लगी है कि उसको क्या है। और मैं फिर मुझे किसको किसी 2000-3000 रुपया किसी को दे के, क्लर्क को या किसी और एक्सपर्ट को कंप्यूटर के ऊपर उसको फाइलिंग करवानी होती है। तो शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। इवन कि मैं फाइलर हूँ, जो नया बंदा आया है उसकी इतनी मुश्किल प्रोसीजर्स होते हैं कि उसका दिमाग ही फिर जाता है। उसको फिर वकीलों के ऊपर और क्लर्क्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और वो उससे इतने पैसे मांगते हैं कि उसी में डर जाता है कि अभी शुरू में इतना मसला है तो बाद में क्या होगा। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, दैट इज़ वन रीज़न। और कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि माड़े आदमी, रेडी वाला, दुकान वाला ये नहीं कर सकते, और इवन जिसके पास पैसा भी, प्रॉफिट भी हो रहा, वो भी डर जाता है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स टू पे टैक्सेस, उनके प्रॉफिट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो टैक्स पे कर सके जितना डिमांड किया जाता है, इसलिए वो डर जाते हैं। और डराने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें लैक ऑफ एजुकेशन आ जाती है। अच्छा, इनटेंजिबल फैक्टर्स क्या हैं? अच्छा, टेंजिबल फैक्टर्स में गवर्नमेंट का भी फैक्टर है कि गवर्नमेंट के पास लेबर नहीं, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है और स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं है, और यूनिट्स के भी टेंजिबल फैक्टर्स। अब इन टेंजिबल फैक्टर्स की बात करते हैं कि उसमें कौन से कंस्ट्रेंट्स आते हैं। कल्चरल रेजिस्टेंस टू रिकॉर्ड कीपिंग, मैंने बहुत सारे ऐसे यूनिट्स देखे हैं जो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि कितने पैसे आए, कितना मेरा खर्चा हुआ, छोटा मोटा हर किस्म का रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना, और फिर उसको जाके टैक्स जो ऑफिसर्स हैं उनको दिखाना, तो वो कोई नहीं इतना करता। फिर उनका डिस्ट्रस्ट है ऑफ द टैक्स सिस्टम, हमारा सारा टैक्स सिस्टम, उसके ऊपर उनका डिस्ट्रस्ट है कि खाया पिया जाता है, ये एम्बेजल कर लेती हैं, ये जो टैक्स कलेक्टर्स हैं या टैक्स ऑफिशियल्स हैं, यही पैसा गबन कर जाती हैं। तो एक टैक्स उनसे लेने का मकसद ये है कि हम उनको फॉर्मलाइज करें, उनकी लेबर को जो सोशल सिक्योरिटी नेट दें, उनको बेनिफिट्स दें, और ख़ुद उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाएं। तो उनके लिए एक परसेप्शन बनी हुई है कि सिर्फ अमीरों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं और अमीरों को टैक्सों की छूट भी मिलती है, तो वाई मी देन, मैं टैक्स भी दूं और मुझे कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कर्जे भी उनको मिलते हैं अपने यूनिट्स के लिए, बड़े बड़े फैसिलिटीज़ भी उनको मिलती हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो लाइन में लगा होता है बैंक्स में। तो ये एक परसेप्शन भी है गवर्नमेंट के बारे में कि वो इक्वली ट्रीट नहीं करती है। तो करप्शन है, एम्बेजलमेंट है ऑफ टैक्स मनी। तो ये तो मैंने आपको पहला हिस्सा अभी बताया है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाए, वे फॉरवर्ड हो गया। अब यूनिट्स अपने आप को किस तरीके से कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है उसको
सिंप्लीफाई करे, फिर रजिस्ट्रेशन जो है उसको आसान बनाए और उसको फ्री बनाए, फिर जो टैक्सेस हैं उनको तरीके से या एक तरीका अपनाए उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा, लेकिन मैं इसको मिटा के तो आपके लिए वे फॉरवर्ड लिख ले। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की कि आगे क्या है, किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर को हम फॉर्मल बना सकते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से इनकरेज किया जा सकता है। देखें जी, अब दुनिया इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है। अब पॉवर्टी रिडक्शन जो है हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स चार्म एंड शीन। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ विच कैन ट्रिकल डाउन टू ऑल दी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग इनफॉर्मल। और अगर इनफॉर्मल सेक्टर को ही हम फॉर्मल नहीं करेंगे तो फिर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकेगी। फिर जितने भी जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वो डिप्राइव्ड रहेंगे उन वर्कर्स की निस्बत जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स को भी पता है कि गवर्नमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं है या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टोटल फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर ले, लेकिन हम फेस्ड फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। हम कुछ जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उसको मुंतखब कर सकते हैं और उनके ऊपर हम कोशिश करके उसको फॉर्मलाइज बना सकते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हम दूसरे मुल्कों से भी ले सकते हैं बहुत सारी इंस्पिरेशन, और वो कुछ मुल्कों के नाम मैंने बताया है। यानी फेस्ड फॉर्मलाइजेशन हम कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स टू फॉर्मलाइज अ स्पेसिफिक सेक्टर। उसमें एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स में इंडिया फॉर्मलाइज्ड ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन। ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसको किस शोरूम में भेजा गया, शोरूम के बाद फिर वो कहाँ पे गई, फिर उसके बाद ये सारी जो सप्लाई चेन है उसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उनको फॉर्मलाइज किया इंडिया ने, और उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किया बल्कि फॉर्मलाइजेशन के साथ ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन भी बढ़ी, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई, और उनको इस चीज़ का रिस्क भी नहीं रहा कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैंकरप्सी के लिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और उसके साथ साथ एक कवर देता है आपका जो सेंट्रल रिज़र्व बैंक है। अब हम उसके लिए देख सकते हैं दूसरी मिसाल। पहली मिसाल तो ये हो गई इंडिया की, दूसरी मिसाल है हमारे पास नेपाल एंड बांग्लादेश, जो कि साउथ एशिया की पुअर इकोनॉमीज़ में आती हैं। उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फॉर्मलाइज किया। फिर हम देखते हैं कैरेबियन और लैटिन अमेरिकन स्टेट्स के बारे में। लैटिन अमेरिका में कैरेबियन स्टेट्स भी आती हैं जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर शामिल हैं। मिक्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स उन्होंने लिए, उन्होंने इम्प्रूव किया इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को। जो फॉर्मल अपने इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं जितने भी, उससे एक इनकरेजमेंट मिली इनफॉर्मल सेक्टर को कि भी वो भी अपने आप को फॉर्मलाइज करें। फिर उन्होंने लेजिस्लेशन की, ऐसे लॉज बनाए जो आसानियां पैदा करें इनफॉर्मल सेक्टर को कि वो फॉर्मल इंटरप्राइजेस में चेंज हो जाएं। उसमें इंसेंटिव्स दिए उनको, चाहे टैक्स हॉलीडेज में, चाहे उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ के मामले में बहुत सारी रायतें दी उन्होंने, और ओवरसाइट फिर उसके बाद उन्होंने नज़र भी रखी उनके ऊपर कि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है फॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ों के साथ उन्होंने ये पॉलिसी मेजर्स लिए और उसके साथ फॉर्मलाइज किया अपने इनफॉर्मल सेक्टर को। आगे देखते हैं, हम भी इसी तरीके से एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर सकते हैं एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए कि इनफॉर्मल रहना ज़्यादा घाटे का सौदा है। फिर हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं रूल्स को फॉर रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी को एम्प्लॉइज़ को विद द असिस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयर। फिर उसके बाद फिस्कल इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं, बहुत सारे छूट दे सकते हैं टैक्सेस में, उसके अलावा बहुत सारी राहत दे सकते हैं, चाहे वो बिजली में है चाहे वो गैस में है, वो उसको सब्सिडीज़ बोलते हैं, तो सब्सिडीज़ हम दे सकते हैं जब वो फॉर्मलाइज हो जाएं। फिर उसके बाद केपेबल एंड ऑनेस्ट लेबर इंस्पेक्टर्स, जो कि उनके ऊपर बिठाए जाएं, जो कि गबन ना करें पैसे का, एक एतमाद बहाल हो और करप्शन भी ना करें। एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा जो रिवार्ड करेगा ना कि पनिश करेगा उस
आदमी को जो फाइलर बनना चाहता है या उस कंपनी को जो फाइलर बनना चाहती है वो रजिस्टर होना चाहती है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि एक दफ़ा जो फंस गया उसके लिए ये समझा जाता है कि आ बैल मुझे मार, और फिर वो कभी भी फंसने के लिए तैयार दूसरे लोग नहीं होते। एक एग्ज़ाम्पल बनानी चाहिए, एक कंपनी या एक एंटरप्राइज जो कि इनफॉर्मल या फॉर्मल हो, उसको इंसेंटिव्स मिलें, वो ग्रो करे, गवर्नमेंट उसको जो है वो इनकरेज करे और उसको असिस्ट करे ग्रो करने में, कि बाकी इनफॉर्मल सेक्टर्स उससे इंकरेजमेंट हासिल करके अपने आप को फॉर्मलाइज बनाएं। स्टेट बैंक्स क्रेडिट गारंटी स्कीम है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जो बनाए हैं प्लान्स फॉर्मलाइज करने के लिए, उसको हमें अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए से लेके जाना है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस में, कि ये आप इंसेंटिव्स ले सकते हैं गवर्नमेंट के पास। स्टेट बैंक ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है। अगर ये है ऐसी कंपनीज या ऐसी इंटरप्राइजेस जो कि डिफ़ॉल्ट रिस्क में आती हैं और उनको फिर लोन्स लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं या उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उस रिस्क में से बाहर निकल आए। वो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मल वालों के लिए है। तो इनफॉर्मल जो सेक्टर्स और इंटरप्राइजेस हैं वो क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी के लिए फॉर्मलाइज अपने आप को कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेनिफिट हासिल कर सकता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सर्विसेज के, जो टेस्टिंग के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और क्वालिटी के लिए जो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है, उसकी क्वालिटी को। वंस प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड इट विल गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल लाइक हॉट केक दैट विल अर्न अ लॉट ऑफ money for the honor as well as foreign exchange reserves for the country. So टेस्ट करना उसको, फिर स्टैंडर्डाइज यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, ये गवर्नमेंट जो है सर्विसेज देती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो इसको अवेल कर सकते हैं। बैंक इंश्योरेंसेस मिल सकती हैं, उनकी हाइजीन इंप्रूव करने में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, वर्कर्स की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, लोन फैसिलिटी देती है, सारी जो फैसिलिटीज़ उस वक्त मिल सकती हैं। इवन बैंक ट्रांजेक्शन्स में उनके ऊपर फाइलर्स के ऊपर टैक्स नहीं होता, नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं जब आप फाइलर बनो, जब आप रजिस्टर्ड हो, और इस तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी एक चैलेंज है, उसको हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं या वे फॉरवर्ड बता सकते हैं, या अपने पास से बहुत सारे जो आपके पास और भी सजेशंस हों वो भी आप इसके ऊपर